सब पहला सवाल सर, कैसे और क्यों कोजी जो है वो एक भारत में कहा जाए कि आतंक का एक बड़ा नाम लग गया है। देखिए, होजी का की जब स्थापना हुई थी अर्ली 90s के अंदर में, तब से ही इसका एक बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था वो भारत के अंदर में जिहाद को मजबूत करना था, जिहाद की एक्टिविटीज़ में संलग्न होना था। और तब से इसका प्रयास हो रहा था, जबकि हरकतुल मुजाहिदीन के पीछे वो हुई और होजी को एक अलग वो बनाया गया। लेकिन हाल ही के समय में क्या हुआ है कि होजी का नेटवर्क बांग्लादेश में 2001 के बाद में काफ़ी मजबूत वहाँ जड़ें पकड़ गया है। होजी का संबंध पहले भी अलकायदा से था और 2001 के बाद भी जब अलकायदा के लोगों को वहाँ से भागना पड़ा, उसमें होजी के कई प्रमुख नेता भी थे। और होजी का बांग्लादेश में आना और उसके बाद में भारत के अंदर में बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों का बड़ी संख्या में सारे देश में विस्तृत होना, इससे होजी को एक बड़ा भारी वाइड स्प्रेड मास बेस मिला है ऑपरेट करने के लिए। ये प्रमुख कारण है कि होजी क्यों मजबूत हो गया। तो दूसरा सर, अगर बांग्लादेश में आपने कहा कि बांग्लादेश में नेटवर्क मजबूत हुआ का 2001 के बाद, भारत में कैसे जो इसका नेटवर्क है वो कैसे फैला, कैसे एक तरह से कहा जाए कि उत्तर से पश्चिम की तरफ भी पड़ने लगा और होजी ने वहाँ पर भी अपना घर बनाया। देखिए, ऐसा है कि जब बांग्लादेश के अंदर में दो तरह की घटनाएं हुई। एक तो ये हुआ कि बांग्लादेश के अंदर में इस्लामिक रेडिकलिज्म बहुत तेज़ी से उभरा और बहुत मजबूत हुआ। इतना मजबूत हो गया कि वो एक उस स्थिति में थे जबकि वो टोटली अनएक्सेप्टेबल थे पॉलिटिकल उसके अंदर में, कि उन्होंने सत्ता के भागीदार बन गए पिछली सरकार में। और उसके बाद से अब जो भी दो प्रमुख वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ हद तक इन एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं या इनके ऊपर आधारित हैं अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। जब इन ऑर्गेनाइजेशंस का मास बेस इतना मजबूत हुआ, उसके साथ ही इनके जो कैडर्स थे उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए जिन लोगों को तैयार किया, उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिनकी कि भारत में रहने वाले बांग्लादेशी जो कि इलीगली आए हैं, जिनकी संख्या इस वक्त लगभग 2 करोड़ है। इन लोगों के साथ में वो संपर्क स्थापित कर सकते थे। और कई जो बांग्लादेशी भारत में आए थे, इनका ऑलरेडी इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोई ना कोई संबंध था। तो जब उन्हें हिंदुस्तान में आना था तो फ़र्ज़ करिए उनको कलकत्ते में आना था, और कलकत्ते से अगर उनको बिहार जाना था, और बिहार से अगर वो यूपी आना चाहें या दिल्ली आना चाहें या अजमेर जाना चाहें, तो वहाँ पर उनको एक रेडीमेड सपोर्ट बेस मिला जहाँ पर वो शेल्टर ले सकते थे, जहाँ से वो इंटेलिजेंस गैदर कर सकते थे, जहाँ से उनको इवन डॉक्यूमेंटेशन और वो मिल सकता था कि वो अपने अगर पुलिस को पूछताछ करे तो वो ये कह सकते हैं कि उनके रिश्तेदार या उनके गांव के और लोग हैं, यहाँ पर हैं और उनके साथ तो रहते हैं। तो इसलिए वो उनके बीच में कैमोफ्लॉग अपने आप को इतने बड़े कैचमेंट एरिया के अंदर में 2 करोड़ आदमियों के बीच में अगर 70, 100, 200 आतंकवादी आ जाएं, तो उसी कम्युनिटी के, उसी भाषा बोलने वाले, उसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए ये ज़्यादा कठिन काम नहीं था। तो उनका जो नेटवर्क था और जो बांग्लादेशी भारत में आए, इनका जो नेटवर्क अपना बन गया है, उसके कारण इनकी पहुंच देश के सुदूर पूर्व, मतलब जो दूर दूर के भाग हैं वहाँ तक इनका वो बढ़ गया है। इनकी क्षमता स्ट्राइक करने की वहाँ दूर के हिस्सों में चली गई है। सर, ये नेटवर्क जो वीडियो का किस तरह से नेटवर्क बढ़ रहा है, क्या कदम है, क्या स्टेप्स जो है कदम भारत सरकार को या कहें कि क्या कदम उठाने चाहिए जो इस नेटवर्क को बढ़ने से रोके? देखिए, पहला कदम तो जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लेवल पर। हमें बांग्लादेश के ऊपर ये बात वाजे करनी पड़ेगी कि उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशंस को और उन एंटिटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा जो भारत को और टारगेट कर रही, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट ग्रुप्स हो, इंसर्जेंट ग्रुप्स हो या इस्लामिक ग्रुप्स हो। इस बारे में मेरे ख्याल से जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। जो नई मिलिट्री गवर्नमेंट आई है उसने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के सेटिस्फैक्शन को लेवल पर नहीं है और इसमें मेरे ख्याल बहुत अधिक दबाव देने की आवश्यकता है। आखिर हमारा बांग्लादेश के साथ में जो ट्रेड संबंध हैं बहुत हेवीली वो डिपेंडेंट है हिंदुस्तान के ऊपर में, जो हिंदुस्तान उनसे इम्पोर्ट करता है
बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हम उनके एक सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, जबकि हमारा एक्सपोर्ट उनके उस देश में बहुत कम है। अगर हमारा उसमें ट्रेड प्रेशर है या बाकी जितनी तरह के प्रेशर्स हैं हम उनके ऊपर में डालते, इकोनॉमिक प्रेशर डालते हैं, तो शायद वहाँ की सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपने देश में उन शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे सकते जो कि भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। दूसरी बात, जो हमारा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ में, मेरे ख्याल से वहाँ पर बहुत अधिक सुचारू रूप से हमें उस करने की, मजबूत करने की आवश्यकता है। काफ़ी कुछ काम हुआ है लेकिन बहुत अधिक करने की आवश्यकता है, जो उसकी फेंसिंग और चेकिंग वगैरह का सिस्टम है, और जो लोग उस सुरक्षा तंत्र को देख रहे हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल और उनके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है कि वो उस काम को कर रहे हैं जिस काम के लिए वहाँ पर तैनात किए गए हैं। तीसरी बात, हिंटरलैंड के अंदर में जो जगह जगह ह्यूज कॉलोनीज बन गई हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख इलीगल लोग यहाँ पर आके बसने शुरू हो गए हैं, इनको हमारे को इनका वेरिफिकेशन बिल्कुल करना पड़ेगा। जो आसाम के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया 25 जुलाई 2005 को, जिसके अंदर में उन्होंने IMDT एक्ट को कहा कि ये इलीगल है, इट अमाउंट्स टू एन एग्रेशन अगेंस्ट द स्टेट। उसके बाद में उसको भी हमने उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं की और उसको बैकडोर से लिया है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और देश के अंदर में जो इलीगल विदेशी आए हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि अगर कहीं पर आतंकवाद की घटना होती है, और आतंकवाद की बात नहीं है, देखिए भारत के अंदर में इस वक्त अगर आप पुलिस ऑफिसर से बात करें कि बहुत अधिक जो क्राइम्स हैं उसमें बांग्लादेश से आने वाले लोगों का वो बहुत अधिक मात्रा में शामिल है। यहाँ के नोएडा के सुप्रीम पुलिस मुझे बता रहे थे कि सब ज़्यादातर जो यहाँ पर क्राइम एंड थेफ्ट्स वगैरह हैं उसके अंदर में जो बांग्लादेश से आने वाले हैं वो क्राइम्स करते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो ये नेशन की टोटल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की ज़रूरत है कि इतने बड़ी तादाद में इलीगल लोगों का आना एक मजाक बन जाता है जब हम अपनी कहते हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन उसको चेकअप कर रहे हैं कि एयरपोर्ट से आने वाले शायद साल में 3 या 4 आदमियों के लिए इतना बड़ा इमिग्रेशन सेटअप है, और जहाँ से आतंकवादी, जहाँ से इलीगल पैसा, जहाँ से वेपन्स, जहाँ से इंसर्जेंट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो लोग टोटल फ्रीडम के साथ आ जा रहे हैं और हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका मेरे ख्याल से हमारे को ये सब चीज़ें बहुत मजबूती के साथ में सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुछ इनकी आखिरी सवाल, पैसा एक तरह से कहा जाए फंडिंग रोकने के लिए पैसा जो इस नेटवर्क के लिए आता है ओजी के, चाहे वो ओजी हो या दूसरे आतंकवादी संगठन, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी और मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल इंटेलिजेंस नेटवर्क को, हमारे देश का इंटेलिजेंस नेटवर्क काफ़ी सतर्क है, काफ़ी इसके अंदर में वो है, लेकिन क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि इस तरह के लोग देश में आ रहे हैं, क्योंकि ये बारूद और असला और पैसा देश के अंदर आ रहा है, इसलिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके बारे में तो दो राय नहीं हो सकती। और ये नेटवर्क सेंटर के लेवल पर ही नहीं, हमारे को स्टेट्स के लेवल पर बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो ऑपरेशनल लेवल पर है वो स्टेट के परव्यू में आती है, लीगली भी और उनकी प्रेजेंस भी वहाँ पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हर गांव में, बॉर्डर के हर एरिया के अंदर में प्रेजेंट नहीं हो सकती हैं और फॉलोअप करने के लिए उनके पास में वो लीगल इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ भी नहीं है। दूसरी बात कि जो जिन माध्यमों से ये पैसा आता है, जैसे अब हुजी का संबंध ISI से बहुत समय तक रहा है और अभी भी शायद हो, या उनके कुछ विशेष लीडर्स का संबंध अभी भी ISI के साथ में है, जैसे कि सुनने में आता है। फिर इनका अलकायदा के साथ और बाकी जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, क्योंकि अलकायदा इस वक्त अपनी एक्टिविटीज़ को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में एक आउटसोर्सिंग के तरीके से कर रहा है। उसने डिफरेंट एरियाज़ के अंदर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया है, एसोसिएट किया है, और जो उसके ब्रांड नेम के साथ में, उसके फ्रेंचाइज के साथ में इस सुन्नी वहाबी कल्ट को आगे बढ़ा रही हैं। और हुजी उसका एक बड़ा प्रमुख पिलर है इस भारत के, मतलब दुनिया के इस भाग में, ख़ासतौर से बांग्लादेश और भारत में। इसलिए हमारे को बहुत सतर्क होकर उसके लिए जो भी उनके फाइनेंशियल चैनल्स हैं इस पूरे नेटवर्क के, उसके लिए हमारे को इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ में और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ में मिलकर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और इसमें मेरे विचार से जैसा अब लग रहा है कि इस वक्त, इस साल, ये जो ड्रग का पैसा है अफ़गानिस्तान में जो जनरेट हो रहा है, उसका बड़ा भारी पैसा जो है वो इसके आतंकवाद के सपोर्ट के लिए आ रहा है। हमारे को ज़रूरत है कि
और काफ़ी जो ड्रग ट्रैफिकिंग है या जो ड्रग का मूवमेंट है वो भारत के हिसाब की तरफ से भी होता है, कब पंजाब के एरिया से, जो अभी यूएन की रिपोर्ट के अंदर में जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं। तो हमारे को ज़रूरत है कि हम ड्रग स्मगलिंग एंड जो नार्को टेररिस्ट लिंकेज है इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें और सख्त कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो कि ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है और ड्रग पैसे को टेररिज्म के लिए, आतंकवाद के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। सर, जी न्यूज़ से बात कर रही हूँ। नहीं, धन्यवाद।